जी हाँ, न्याय की देवी की जिस मूर्ति को अब तक हमने अदालतों में देखा और सालों साल फिल्मी सीन में न्याय की देवी हमें दिखती रही, वो अब बदल गई हैं। भारतीयता और संविधान के आदर्शों में ढली न्याय की नई मूर्ति से भारत का साक्षात्कार हुआ है। कानून से जुड़े संस्थानों में सदियों तक आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए न्याय की देवी की मूर्ति नजर आई। लेकिन अब न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है। अब न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह न्याय की देवी की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल दी गई है। जो लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति अदालतों में आज तक रही, वो रोमन माइथोलॉजी से प्रेरित थी। रोमन माइथोलॉजी में न्याय की देवी जस्टिशिया है। यूनानी सभ्यता से ये मूर्ति यूरोप गई, फिर वहां से अमेरिका पहुंची। इस मूर्ति को भारत में ब्रिटिश अफसर लेकर आए और भारत में 18वीं शताब्दी से इस मूर्ति का इस्तेमाल शुरू हुआ था और आजादी के बाद से अब तक ये मूर्ति अदालतों में रही है। अब नई मूर्ति भारतीय परंपरा और संस्कृति से प्रेरित है। सोच यह है कि भारत ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़े। अब न्याय की देवी की आंखों की पट्टी को खोल दिया गया है। न्याय की भारतीय देवी के हाथों में अब संविधान होगा। पहले देवी के हाथों में तलवार होती थी जो हिंसा का प्रतीक थी। अब न्याय की देवी की नई मूर्ति के हाथ में संविधान है। इस नई मूर्ति की पहल चीफ जस्टिस ने की थी, जो अब आपके सामने है। आजादी के बाद भी न्याय की देवी की यही मूर्ति रही। चीफ जस्टिस ने नई मूर्ति के लिए पहल की। पहले न्याय की मूर्ति के हाथों में तलवार देखी जाती थी और अब न्याय की मूर्ति के हाथों में संविधान थमाया गया है। तो देश का कानून अब अंधा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की नई प्रतिमा इसकी गवाही दे रही है। इस नई प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह संविधान ले ली है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देशों पे इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। देखिए क्या खास है इस नई प्रतिमा में। आंखों की पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। बदलते दौर में न्याय की देवी की ये नई प्रतिमा देश में बेहतर न्याय व्यवस्था का संदेश दे रही है। ये बदलाव भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देशों पर किए गए हैं। न्याय की देवी की ये नई प्रतिमा पिछले साल तैयार की गई थी। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में इसे सुप्रीम कोर्ट में जज लाइब्रेरी के पास स्थापित किया गया। अब पहली बार इस प्रतिमा की तस्वीर लोगों के बीच पहुंची है, लिहाजा इस नई प्रतिमा पर चर्चा भी खूब हो रही है। पहले अदालतों में दिखने वाली प्रतिमा की आंख पर पट्टी बंधी होती थी। आंखों पर पट्टी का भाव ये था कि अदालतें बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाती हैं। लेकिन अब न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोलकर ये जताने की कोशिश की गई है कि देश का कानून अंधा नहीं है। नई प्रतिमा में एक हाथ में पहले की तरह तराजू ही है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। ये जो प्रतिमा हमने बनाई है, ये करीब फाइबर ग्लास में बनी है और इसका जो वजन है करीब 125 किलो के आसपास ये प्रतिमा हमने बना के तैयार की है। और इस प्रतिमा को चूंकि हमें ये बताया गया कि इसमें जो हमारी जो प्रतिमा है, इसमें एक तो पट्टियां नहीं बनी होनी चाहिए और न ही इसमें तलवार होनी चाहिए। तो उसके आधार पर हमने इसमें तराजू दी है और संविधान को एक हाथ में पकड़े हुए दिखाया है। और गाउन की जगह इसमें हमने साड़ी का लिबास जो भारतीय नारी का होता है, देवी का होता है, उस स्वरूप में हमने इसको दिखाया है, जो पूजनीय है हमारे लिए। और हम इस देश के सौभाग्यशाली हैं कि अब 70-75 साल बाद हमें यह अवसर मिला, जो ऐतिहासिक क्षण है। नई प्रतिमा में न्याय की देवी साड़ी में दर्शाई गई हैं। उनके सिर पर सुंदर मुकुट है और माथे पर बिंदी लगी है। कान और गले में पारंपरिक आभूषण भी सजे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की नई प्रतिमा में भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है। खुली आंखें और हाथ में संविधान देश में एक सशक्त, निष्पक्ष, संतुलित और नैतिक न्याय व्यवस्था का प्रमाण दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चीफ जस्टिस के निर्देश पर बनी मूर्ति की। अदालत में न्याय की देवी की नई मूर्ति की पहल करने वाले CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है।
सरकार ने पिछले शुक्रवार को सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका लास्ट वर्किंग डे 8 नवंबर को होगा। अब देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, जिनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट हुए थे। 2004 में उन्हें दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रमोट हुए और वर्ष 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट हुए थे। और अब बात नियुक्ति की कर लेते हैं। हरियाणा के चुनाव में दमखम दिखाने के बाद आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। साथ ही अमित शाह और बीजेपी के टॉप नेतृत्व के लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम कद्यावार नेता भी शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। देश भर से करीब 1.5 दर्जन एनडीए नेताओं के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये शपथ ग्रहण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। नायब सिंह सैनी के साथ 10 से 12 विधायक शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है, जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। और आज 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 37 नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, यानी हरियाणा को जल्द ही नई सरकार मिलने वाली है। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह है और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए पीएम समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम भी समारोह में मौजूद रहेंगे। और बात भारतीय सेना की, जिसने देश में ही T-90 टैंक का ओवरहॉल किया है। T-90 भीष्म टैंक का यह सफल ओवरहॉल आर्मी की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दिल्ली कंटेनमेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में किया, जो सेना की बढ़ती आर्म्ड कैपेबिलिटी को दिखाता है। बड़ी बात यह है कि पहली बार T-90 टैंक को ओवरहॉल किया गया और इस तरह ये टैंक फिर से नया जैसा हो गया। T-90 टैंक के एक एक पुर्जे को पहले खोलकर अलग करना और फिर हर पुर्जे और टैंक में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर उसे फिर से असेंबल करना, ये सब सफलतापूर्वक कर दिखाया है भारतीय सेना ने, जिसने अपने मेन बैटल टैंक T-90 को पहली बार ओवरहॉल किया।
टैंक की ओवरहॉलिंग का ये काम आर्मी की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के हाथों दिल्ली कैंटोनमेंट के 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में किया गया। पहली बार जो भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक भीष्म है, इस वक्त भारतीय सेना के पास ऐसे 1500 से ज्यादा टैंक हैं जो अरुणाचल से लेकर लद्दाख सरहद पर तैनात हैं। उन्हें ओवरऑल यानी कि उनका रिपेयर पहली बार देश के अंदर हुआ है। दिल्ली में यहाँ भारतीय सेना ने अपनी फैसिलिटी में पहली बार T90 भीष्म टैंक का ओवरऑल किया है। दरअसल भारत ने ये T90 टैंक रूस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए लिए थे, जिसके तहत रूसी टेक्नीशियनों ने इसकी ओवरहॉल फैसिलिटी डेवलप करने में मदद की, जिसके बाद पहली बार सेना के इस मेन बैटल टैंक को ओवरहॉल किया गया। बताया जा रहा है कि 8 टैंक के टेस्ट ओवरहॉल किए गए और ये प्रक्रिया करीब 2 साल से चल रही थी, जिसमें सेना को पूरी तरह से सफलता मिली। सिर्फ चुनौती है, ये एक पहल है जो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप ने की है। हमारे पास में कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी एक ऐसे टैंक को ओवरऑल करना जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमारे 505 आर्मी बेस वर्कशॉप को और उनके जो काम करने वाले सिविलियन और कम्बेटेंट वर्कर्स हैं, उनका एक पूरा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इस चीज को बाकुमल ना कि समय से पहले खत्म किया, बल्कि एक अच्छे ढंग से खत्म किया कि चीफ आर्मी स्टाफ ने ये समझा कि वो आकर के इस रोल आउट फैसिलिटी को को देखेंगे और उसको सराहेंगे। 2003 से ही ये T90 टैंक इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है, जो कई युद्धाभ्यासों में अपनी ताकत का प्रदर्शन बखूबी करता आया है। लेकिन नई चुनौतियों को देखते हुए इसका ओवरहॉल जरूरी हो गया था। लिहाजा सेना चरणबद्ध तरीके से अपने इस मेन बैटल टैंक को अपने हाथों से ओवरहॉल करने में जुटी है। यानी इस ओवरहॉल के बाद टैंक फिर से नई लाइफ पाता है और ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। मेन बैटल टैंक्स का ओवरऑल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवरऑल का जो प्रक्रिया है इसको एक नई लीज ऑफ लाइफ देती है, इसको एक सक्षम बनाती है और मिशन किसी भी मिशन के लिए तैयार करती है। T90 हमने इस साल पहली बार ओवरऑल किया है। इसके लिए हमने अपनी इंटरनल फैसिलिटी और मशीनें अपग्रेड की थी और नए ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स OEM से लेके उनकी सीख लेके हमने आत्मनिर्भर तरीके से इसको अपने आप ओवरऑल किया है। तो अगर हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें, ओवरऑल के बाद क्या क्या टैंक में चेंजेस होते हैं और कितनी इसकी लाइफ बढ़ जाती है? एक टैंक का मेन काम होता है दुश्मन के टैंक को मार गिराना और कारगर रखना। तो ओवरऑल के समय उसकी मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, सब चीज़ को इंडिविजुअली ओवरऑल करके वापस जोड़ा जाता है। हर चीज़ को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है ताकि एक टैंक SSKP जो हम बोलते हैं, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी को अचीव करे। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में पहले T90 टैंक को सफल ओवरहॉल के बाद सेना में शामिल कर लिया गया। सेना की उपलब्धि उसकी बढ़ती आर्मर्ड कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत भी है। दिल्ली से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों कुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत कुंभ मेले के दौरान तैनात होने वाले पुलिस वालों को अच्छे आचरण की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ मेले की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी दी जा रही है, ताकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ का सफल आयोजन किया जा सके। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइंस परेड में आए ये पुलिसकर्मी अच्छे आचरण की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर चल रही है, जिसके तहत इन पुलिस वालों को अच्छे आचरण के लिए गुर सिखाए और बताए जा रहे हैं। ट्रेनिंग का ये काम अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है, जिसमें पुलिस वालों के आला अफसर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे मकसद ये है कि महाकुंभ के दौरान संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से ये पुलिस वाले अच्छा व्यवहार कर सकें। इस समय हमने लगभग 10% फोर्स मंगा लिया है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा संकल्प प्रशिक्षण हॉल है
इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो चूंकि ये कार्य अत्यंत वृहद है और एक अलग तरह का कार्य है, श्रद्धालुओं को स्नान कराने की जिम्मेदारी है सुरक्षित रूप से, सुगम रूप से। इसके लिए इन्हें एक विशेष तरह से ट्रेन किया जाएगा। इनके इंडोर भी कार्यक्रम होंगे, आउटडोर भी कार्यक्रम होंगे। बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती महाकुंभ के दौरान होगी, जो सुरक्षा के साथ साथ मेले की व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के मद्देनजर इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आउटडोर और इंडोर 2 तरीकों से हो रही है। इस ट्रेनिंग में पुलिस वालों को अच्छे आचरण के अलावा मेले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी तफसील से दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की हर संभव मदद हो सके। इंडोर कार्यक्रम है, उसमें हम इन्हें जो ये कुंभ की महत्ता है उसके बारे में बताएंगे, यातायात प्लान के बारे में बताएंगे, आपदा के बारे में बताएंगे, और भी जो हमने विभिन्न स्कीम्स बना रखी हैं इस पर्व को सकुशल कराने के लिए, उससे इनको वाकिफ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये काफी समय से पहले आ गए हैं, तो जो हमारा आने वाला पुलिस बल है उसको भी ये लोग सिखा पाए, इसके लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इन्हें जो है जो आउटडोर है उसमें इनको समस्त जो मेला क्षेत्र है उसका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि जो प्रत्येक हमारी रोड्स हैं, जो स्नान के घाट हैं, इन सब का इन्हें ज्ञान रहे, ताकि स्वयं विज्ञ रहें और आगे भी जो हमारी फोर्स आएगी उसको विज्ञ कराएं। सरकार को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में करीब 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। ऐसे में जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो इनकी सुरक्षा एक अहम पहलू होगा। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां महाकुंभ मेले की सुरक्षा अभेद्य बनाने में जुटी हुई हैं। इसी के तहत प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने मिलकर महाकुंभ मेले में उच्च तकनीक से युक्त खोया पाया रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की तैयारी की है, जो तीर्थयात्रियों को भीड़ में खोने से बचाएगी और अगर इसके बावजूद कोई खो जाता है तो उसे तुरंत और सुरक्षित तरीके से उसके परिवार से मिलाने में मदद करेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। वाराणसी में देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा। एक दिन पहले हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। बताया जा रहा है कि गंगा नदी पर 137 साल पुराने मालवीय पुल के ठीक बगल में बनने वाले इस पुल के ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लेन का रेल ट्रैक होगा। कहा जा रहा है कि इस पुल के बनने और शुरू होने के बाद यूपी से बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में रेल और सड़क मार्ग से आवागमन आसान और किफायती हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। चर्चा इस बात की है कि अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस पुल का शिलान्यास कर सकते हैं। रेल मंत्री ने बताया कि अगले 100 सालों के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2642 करोड़ की लागत से ये रेल रोड काशी ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के सारण में, जहां मेले में एक हाथी के बेकाबू होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेले में जो हाथी लोगों को घुमा रहा था वो एकदम भड़क गया और हाथी ने कई घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें दशहरा के अखाड़े जुलूस की हैं। बेकाबू होने के दौरान हाथी ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया और चौंकाने वाली तस्वीर हाथी पर बैठी इन बच्चियों की है, जो अपने पिता के साथ मेले में घूमने पहुंची थी। बच्चियों ने हाथी को देखा तो हाथी की सवारी करने के लिए अपने पिता से जिद करने लगी। फिर क्या था, पिता अपनी बच्चियों को हाथी की सवारी के लिए निकल गए। ना इन बच्चियों को पता था कि आगे क्या होने वाला है, ना ही इनके पिता को, लेकिन इन बच्चियों और पिता के हौसले ने बेकाबू हाथी पर भी बैलेंस बनाए रखा और इनकी जान बच गई। आखिर में महावत की बहुत कोशिश के बाद हाथी को पास के एक बगीचे में ले जाकर चेन लगाकर बांध दिया गया और बच्चियों को नीचे उतारा गया। और अब बात करते हैं गिर की। गिर के जंगलों में एशियाटिक शेरों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल यानी 16 अक्टूबर से गिर सफारी पर्यटकों के लिए खोल दी गई। पहले दिन ही गिर सफारी का आनंद लेने के लिए देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं और एशियाटिक लायन देखकर रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। गिर सफारी में पर्यटकों को एक विशेष क्या करे और क्या ना करे दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जिसके लिए पर्यटकों को गिर की आधिकारिक वेबसाइट पर ही परमिट बुक करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में 15 लाख पर्यटकों के आने की संभावना है। वन विभाग के अधिकारी गाइड्स
जिप्सी चालक गिर सफारी के खुलने और पर्यटकों की आमद को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज 16 अक्टूबर है और गिर में जो जंगल सफारी है वो 4 महीने के बंद के बाद में शुरुआत होती है। बात करें टूरिस्ट की तो ऑनलाइन परमिट बुकिंग सिस्टम यदि उसको हम देखते हैं तो पूरा का पूरा फुल है। आज ही का नहीं, आगे आने वाले कई दिनों तक आप देखेंगे तो पूरा फुल है। इससे ये देखने को मिलता है कि टूरिस्ट में बहुत एंथुजियाज्म है, लोगों में बहुत अवेयर है कि गिर में सफारी करना है, इको टूरिज्म को देखना है, गिर का एक्सपीरियंस लेना है। इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने हमारे गिर जंगल में सफारी में जितने व्हीकल्स जाते हैं, जो पुराने थे सारे के सारे रिप्लेस हो गए हैं। जितने भी व्हीकल्स थे 100% रिप्लेसमेंट किया है और वो सभी गांव वालों के सहयोग से मिलकर के किया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि स्क्रैप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हुए इससे फायदा ये है कि टूरिस्ट को भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, टूरिस्ट को ऑप्शंस मिलते हैं। हमने 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर गाड़ी का ऑप्शन है। उसी से साथ में जो गाँव वाले हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी काफी फायदा है कि उनमें रेट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो उनको भी एक है। देखें तो विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो टूरिस्ट को भी और गाँव वालों को भी अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इस बार में जो सफारी की शुरुआत है आप देखोगे हर साल की तरह 3 जो फर्स्ट परमिट आते हैं उनको हम फ्लैग ऑफ करते हैं। उनका एक हमारा जो सेरेमनी टाइप होता है वो सब पूरा किया, रीओपनिंग जब हुआ उसके बाद वो जंगल सफारी में जाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और जो भी एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ आकर के एक फीडबैक कियोस्क हमने इंस्टॉल किया है, उस फीडबैक भी दे सकते हैं। तो जिससे क्या है कि हमें आगे और इम्प्रूवमेंट करने का मौका भी मिलेगा, किस तरह से कर सकते हैं और टूरिस्ट को भी जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो भी अपना एक फीडबैक दे करके जा सकता है। आपको सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें ना रेलवे स्टेशन की है ना ही किसी मेले की। ये तस्वीर दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की है। सदर बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ में महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हो रही है और अभद्रता की जा रही है। भगदड़ की स्थिति ऐसी है जिसमें जान बचाना मुश्किल हो रहा है। सदर बाजार में भीड़ का ये भयानक मंजर सदर के कुतुब रोड का है, जहां लोग दिवाली की खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार में ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना ही लोग सामने वाले की परवाह कर रहे हैं। हालांकि सदर बाजार में हर साल त्योहार के सीजन में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हालात इतने खराब हैं कि भीड़ में लोगों को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भगदड़ मची हुई है और ये नजारा सदर बाजार का है। दिल्ली के सदर बाजार में वैसे तो हर समय ऐसा माहौल रहता है, लेकिन दिवाली की शॉपिंग करने के लिए जो महिलाएं वहां पहुंची हैं उनके साथ बड़ा ही दुष्व्यवहार किया जा रहा है और अभद्रता की जा रही है और साथ ही साथ यहां पुलिस की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। आप देखिए साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस वक्त सदर बाजार में है और भीड़ से बाजार का बुरा हाल है। दिल्ली के सदर बाजार की ये भयंकर तस्वीरें आपके सामने, खरीदारी करने जो लोग पहुंच रहे हैं त्योहारों की, दिवाली की। तो ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था यहां कितनी खराब है। तो बाजार जाते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि ऐसे समय में बाजार के लिए निकलें जब ज्यादा भीड़ ना हो। दरअसल त्योहार के सीजन में सदर बाजार में भीड़ का बुरा हाल होता है और सबसे ज्यादा हालात खराब होते हैं दिवाली के मौके पर। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे बाजारों में भीड़ बढ़ने लगेगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग भीड़भाड़ वाले बाजार में जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पटरी पर अवैध कब्जा और अव्यवस्था बताई जा रही है। ऐसे में त्योहार के सीजन में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इंटरनेट पर सदर बाजार की एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सड़क पर लगी दुकानों के सामने लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में अगर आप भी सदर बाजार में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ ही पहुंचे, क्योंकि भीड़ की वजह से हेल्थ के अलावा आपके सामान पर भी डाका पड़ सकता है। सदर बाजार में शॉपिंग के लिए पहुंच रहे लोगों को ही मुश्किलें नहीं हो रही, बाजार के हालात से वहां के लोग और व्यापारी भी परेशान हैं। प्रशासन से मार्केट एसोसिएशन की कई शिकायतें हैं। एसोसिएशन के लोग उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखने की योजना भी बना रहे हैं। सदर बाजार यूं तो दिल्ली के एक मेन बाजारों में माना गया है, लेकिन दिवाली के आसपास यहां पर भीड़ अक्सर बढ़ जाती है और सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रित करना यहां बेहद जरूरी है। हमारे साथ प्रोफेसर मानवेंद्र हैं। सर, अब किस तरह की ये ऐप है और किस तरह से काम करती है? तो जब भी लैंडस्लाइड होती है हम ये जानना चाहते हैं कि कितना एरिया इम्पैक्ट हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हो रहा है और
अगर रिसेंटली भी कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना उसका एक्सटेंट है, कितना उसका डैमेज एरिया है, क्योंकि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बिल्डिंग्स इफेक्ट हुए हैं क्या। लास्ट ईयर सदर बाजार में इस वक्त और खास करके दिवाली के समय में लोगों की भीड़ पहुंचती है यहाँ पर खरीदारी के लिए। इसे मेन हब माना जाता है, लेकिन सदर बाजार में अगर व्यवस्था ना की जाए और पुलिस नहीं हो तो यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ जाती है और कई हादसों का शिकार पहले भी सदर बाजार हुआ है। यहाँ पर पहले भी आग लगने की बात सामने आई थी, क्योंकि ये इलाका बहुत ही कंजेस्टेड है, इसलिए यहाँ पर सावधानी बेहद जरूरी है अपने लिए। और खास करके अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे हैं, आपके पास कीमती सामान है, तो आपको बेहद अलर्ट रहना पड़ता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार सदर बाजार की कुछ वीडियो वायरल हो रही है, जिस प्रकार का रश है, ट्रैफिक जाम है, इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारी यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से सदर बाजार की ओर ध्यान दिया जाए, ये रश की जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए, क्योंकि एक तरफ मेट्रो का काम चल रहा है और दूसरी तरफ पटरी जो रोडों पे लगाई जा रही है, और तीसरी तरफ जो यहाँ पर अपना पार्किंग वाले रोड पे गाड़ियां 3-3 लेन लगा देते हैं। इससे पूरा सदर बाजार पैक हो जाता है, जाम हो जाता है और घंटों घंटों जाम रहता है। लोग 4-4, 5-5 घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए, त्योहारों के दिन है, दिवाली है, करवा चौथ है, और भी त्योहार आने वाले हैं। वहां पर प्रशासन को चाहिए ज्यादा स्टाफ लगाना, मगर यहाँ स्टाफ बिल्कुल नहीं है। ना ट्रैफिक पुलिस का ज्यादा अधिकारी है, ना ही लोकल पुलिस के, जिसके कारण यहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मनवेंद्र सहारिया ने एक अनोखा वेब ऐप तैयार किया है जिसका नाम कास्केड है, जो लैंडस्लाइड मैपिंग का काम करता है। लैंडस्लाइड मैपिंग के जरिए ये पता लगाना आसान हो जाता है कि किसी जगह पर पहले कभी लैंडस्लाइड आते रहे हैं या फिर नहीं। अमूमन माना यह जाता है कि अगर किसी जगह पर पहले कभी लैंडस्लाइड हुआ है तो वहां आगे भी लैंडस्लाइड जरूर होगा। कई बार ये जानकारी ना होने के चलते पहाड़ों पर खासकर लोग घर और सड़क बना लेते हैं और फिर लैंडस्लाइड के चलते हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब इस वेब ऐप के जरिए महज 3 से 5 मिनट में ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी जगह पर लैंडस्लाइड की हिस्ट्री है या फिर नहीं। तो ये एक अनोखा वेब ऐप जो है तैयार किया गया है स्पेशली लैंडस्लाइड के लिए, कि किसी जगह पर अगर पहले से लैंडस्लाइड हुआ है तो क्या वहां पे घर या सड़क बनाना सही रहेगा। और इस ऐप के जरिए ये पता लगाया जा सकता है महज 3 से 5 मिनट में कि इस जगह पर घर बनाना या सड़क बनाना कितना सेफ है। तो अगर किसी जगह पर पहले कभी लैंडस्लाइड हुआ है और आगे भी लैंडस्लाइड वहां हो सकता है, ये इस ऐप से जाना जा सकता है। कई बार ये जानकारी न होने के चलते पहाड़ों पर खासकर लोग अपने घर बना लेते हैं और फिर लैंडस्लाइड के चलते हादसे का शिकार वो लोग हो जाते हैं। लेकिन अब इस ऐप के जरिए आप कुछ ही मिनटों में ये पता लगा लेंगे और ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा कि किसी जगह पर लैंडस्लाइड की क्या हिस्ट्री रही है। हमारे साथ प्रोफेसर मानवेंद्र हैं। सर, अब किस तरह की ये ऐप है और किस तरह से काम करती है? तो जब भी लैंडस्लाइड होती है हम ये जानना चाहते हैं कि कितना एरिया इम्पैक्ट हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हो रहा है, और अगर रिसेंटली भी कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना उसका एक्सटेंट है, कितना उसका डैमेज एरिया है, क्योंकि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बिल्डिंग्स इफेक्ट हुए हैं, क्या वहाँ पे रोड नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है, रेलवे नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकली जैसे उसको आप मैनुअली मैपिंग करते हैं सैटेलाइट इमेजरी यूज करके, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और इनएक्यूरेसी भी रहती है उसमें। सो हम लोगों ने एक मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एक ऐसा टूल निकाला है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन देने हैं कि अप्रोक्सीमेट कोऑर्डिनेट कहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ है और एक अप्रोक्सीमेट टाइम अगर आपको पता है कि उस समय वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको जो टूल है वो अंडरलाइंग एक इमेज वो रिट्रीव करता है
कि लैंडस्लाइड से पहले का एक सैटेलाइट इमेज, लैंडस्लाइड के बाद का एक सैटेलाइट इमेज दिखेगा कि ये जो लैंडस्लाइड का एक्सटेंट है इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप GIS सॉफ्टवेयर, जो हमें प्लेन एरिया दिखाई पड़ रहा है ये लैंडस्लाइड है। हाँ, तो इसमें जो ग्रे एरिया है बेसिकली वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया है, लेकिन इसका आपको मैन्युअली मैपिंग करने का भी जरूरत नहीं है। इस जो व्हाइट है वो हमारे टूल ने एक्सपोर्ट करके दिया है, हमने इसको लोड करके आपको दिखाया है। लेकिन इस तरह की मैपिंग आप किसी भी लैंडस्लाइड 2014 से लेकर आज तक, बिकॉज हम लोगों ने ये एक ओपन सोर्स टूल बनाया है, पब्लिकली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी लैंडस्लाइड आप खुद से ही मैप कर सकते हैं। और अब हम आपको मिलवाएंगे वडोदरा की 5 साल की एक ऐसी बच्ची से जिसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उसने ये रिकॉर्ड कृष्णाष्टम के श्लोकों का पाठ करने को लेकर बनाया है। वेदा को संस्कृत के कई श्लोक मुंह जुबानी भी याद है, सुनिए आप भी। गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुं गमालिका डमड्डमड्डमत्निनादमड्डमर्वयं चकारतन्दताण्डवं तनूतुने शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्नरूपनेजरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। शिव तांडव स्तोत्र, जिसका शुद्ध उच्चारण करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, उसका पाठ ये छोटी सी बच्ची ऐसे कर रही है जैसे इसे संस्कृत में महारत हासिल हो। बहरहाल इस अद्भुत बच्ची से मिलिए। इसका नाम है वेदा। उम्र महज 5 साल है। अभी पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों का पाठ ऐसे करती है जैसे उसे बरसों से इसका अभ्यास हो। और वेदा के इस खास हुनर को पहचान भी मिली है। वेदा ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। रचिरजिकमण्डनं समस्ते पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। उसने महज 2 मिनट 49 सेकंड में कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भले ही वेदा ने कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को पढ़कर ये उपलब्धि हासिल की हो, लेकिन उसे और भी बहुत से संस्कृत के श्लोक, मंत्र और प्रार्थनाएं याद हैं। ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने कृष्णाष्टकम के बाद में मिला है। और क्या है ये कृष्णाष्टकम? वो कृष्णाष्टकम रजे है। किसने सिखाया है ये आपको? ये मेरे को मम्मी और डैडी ने सिखाया है। मुझे आता है कृष्णाष्टकम आता है और रेगिले नंदिनी आता है, फिर गीता का श्लोक आता है, फिर त्रिका संध्या आता है, फिर ऐसा श्लोक आता है। बेशक प्रतिभा ईश्वर की देन होती है, लेकिन उसे निखारे बिना किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। वेदा का संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों से परिचय करवाया उसके माता पिता ने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महज 2 साल की उम्र से ही वेदा उसमें खूब रुचि लेती है और उसे शुद्ध दोहरा भी लेती है, तो उन्हें उसकी विशेष प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने इसे निखारने की सोची और फिर कृष्णाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, गीता के श्लोकों के पाठ का भी अभ्यास कराना शुरू किया। विचार तो ऐसा है कि हमने उसको बचपन से ही सिखाया है, तो अभी मतलब उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी बना है, लेकिन वो जब 2 साल की थी तब से ये सारे श्लोक का वो पठन करती ही है। और अभी उसकी उम्र 5 साल है, अभी उसको 100 से भी ज्यादा श्लोक आते हैं। अभी उसको पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ और वो मुझे सुन के फिर वो सीखती है। रोज कितना समय उसको दिया जाता है? पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर समय दिया जाए, लेकिन हम साथ में जब भी बैठते हैं तो हम मोबाइल का यूज कभी नहीं करते हैं, इसलिए हम ऐसे ही खेल में उसको सिखाते हैं। आज जब बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हुए हिंदी पर भी पकड़ मजबूत नहीं रख पाते, ऐसे में इतनी छोटी बच्ची के मुंह से संस्कृत के श्लोकों का ऐसे धड़ल्ले से पाठ सुनना हैरान तो करती है और संदेश भी देती है कि बच्चों के लिए घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार कितना मायने रखता है।
वडोदरा से दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दो विधायकों से जुड़ी खबर की, जो बड़ी अनोखी है। जहां एक विधायक ने अनोखा काम किया है तो दूसरे विधायक से अनोखी मांग रखी गई। पहली कहानी बंगाल की है। बंगाल के एक विधायक ने गंजे लोगों को सम्मानित किया है। तृणमूल विधायक शौकत मौला ने अपने क्षेत्र के 100 गंजे लोगों को आमंत्रित करके उन्हें तोहफे दिए। शौकत का मानना है कि जिनके सिर पर कम बाल होते हैं वो लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखना चाहिए। गंजे लोगों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी कहानी यूपी के महोबा के विधायक की है, जिसने वहां के एक युवा ने अनोखी मांग रख दी। युवक का कहना है कि आपको वोट दिया है तो अब मेरी शादी भी करवाओ। दरअसल यहां के चरखारी कस्बे के विधायक बृजभूषण राजपूत अपने इलाके के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने गए, जहां उन्हें देख पेट्रोल पंप कर्मी ने अपनी शादी न होने का दर्द उन्हें बताया और विधायक जी से शादी कराने की मांग रख दी।